हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके कोचिंग चैनल जिसका नाम है दोस्तों यूनिक कोचिंग चैनल। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स शुरू करते हैं आज आपका सॉइल मैकेनिक्स इंजीनियरिंग की क्लास नंबर 10। और आज का जो हमारा टॉपिक है फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है अटरबर लिमिट्स। फ्रेंड्स हमारा टॉपिक चल रहा था इंडेक्स प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल, और इंडेक्स प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल में हम पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व्स को कंसीडर कर चुके थे, और हमारा फाइन ग्रेन सॉइल के लिए अटरबर्स लिमिट्स जो इंडेक्स प्रॉपर्टी क्लासिफिकेशन बचा हुआ है वो आज हम कंप्लीट करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अटरबर्स लिमिट्स फाइन ग्रेन सॉइल्स के लिए कंसीडर की जाती हैं, और दोस्तों इसको 3 कैटेगरी में रखा जाता है। यानी कि अटरबर्स लिमिट हमारी 3 कैटेगरी की होती है। कैसे होती है थोड़ा उसको सोल्व करने से पहले कुछ एक थोड़ी सी नॉलेज लेते हैं। ये आप हालांकि पढ़ चुके हो, ठीक है। देखना दोस्तों, फ्रेंड्स हमारे पास जो सॉइल्स होती है, सॉइल सैंपल जो हमारे पास होता है, तो वो उसकी कुछ कंडीशंस होती है। कुछ कंडीशंस में वो आपके पास पाई जाती है। कैसी कंडीशंस होंगी आप देखते हो कि अगर सॉइल कोई हमारे पास एक ड्राई कंडीशन में है, ठीक है, तो ड्राई कंडीशन को अगर वाटर के कांटेक्ट में लाया जाता है तो आप देख सकते हो कि उसके वॉल्यूम में कुछ ना कुछ चेंजिंग जरूर होता है। तो कौन से वाटर कंटेंट के कांटेक्ट में आने पर सॉइल के वॉल्यूम में चेंजिंग आएगा, थोड़ा इसके बारे में नॉलेज लेते हैं। देखना, आपने ये टॉपिक कंसिडर किया था। मान लो हमारे पास एक कोई ड्राई सॉइल है, ये हमने कोई ड्राई सॉइल ले ली दोस्तों। ये मान लिया सॉलिड पोर्शन, और ये मान लिया इसमें एयर है। अगर इसके वॉइड्स के अंदर एयर होती है तो आप जानते हो कि सिंपली वो कैसी सॉइल होगी, वो आपके पास ड्राई स्टेट में होगी, ड्राई सॉइल होगी, ठीक है। अगर इसके वॉइड्स के अंदर एयर को रिमूव किया जाए तो आप फ्रेंड्स क्या काम करोगे, उसके अंदर आप वाटर ऐड कर दोगे। आपने इसके एयर को यहां से रिमूव करने के लिए आपने क्या काम करा, आपके पास सॉइल में जितना भी वॉइड्स थे उन सब में वाटर को फिल कर दिया। तो यहाँ पर आपने क्या काम कर दिया, वाटर फिल कर दिया, ठीक है। तो वाटर फिल कर देने से सॉलिड में, तो ये कैसी कंडीशन होगी, सैचुरेटेड होगी, अनसैचुरेटेड होगी, या पार्शली सैचुरेटेड कंडीशंस होगी, बताइए। ये होगी आपकी सैचुरेटेड कंडीशन, क्योंकि आपने इसके अंदर वाटर फिल कर दिया है। ये कैसी कंडीशन, सैचुरेटेड कंडीशन, ठीक है। इसको आप कहोगे कि ये सैचुरेटेड सॉइल है। यदि आपने क्या काम किया, एयर को फुल्ली रिमूव नहीं कर पाए, यानी कि उसके अंदर सॉलिड पार्ट है और उसमें कुछ आपका वाटर भी प्रेजेंट है और उसके अंदर कुछ आपका एयर भी प्रेजेंट है, तो आप देखते हो कि जिसमें एयर वाटर प्रेजेंट हो, एक तरीके से उसको हम अनसैचुरेटेड कह सकते हैं। हालांकि मैंने आपको बता चुका था कि ये पार्शली सैचुरेटेड कहलाएगी, पार्शली सैचुरेटेड कहलाएगी, और एक कंडीशन में इसको हम अनसैचुरेटेड भी बोल सकते हैं। तो अभी आपको दिख रहा होगा कि जो वॉल्यूम इस ड्राई सॉइल का था, मान लेते हैं कि VD, जो वॉल्यूम ड्राई सॉइल का आपके पास है, क्या यहां तक पहुंचने में या यहां तक पहुंचने में कुछ वॉल्यूम में चेंजिंग आया होगा, बताइए जी। नहीं आया होगा, क्योंकि ये जो वाटर है ये तो उसी वॉइड्स के अंदर फिल है जो हमारे उसके सॉलिड के अंदर, सॉइल के अंदर जो वॉइड्स थे उनके अंदर ये वाटर है, ठीक है। तो अभी तक हम ये कह सकते हैं कि जो वॉल्यूम हमारा सॉलिड सैंपल का था, ड्राई सॉइल का था, वही वॉल्यूम हमारा किसका होगा, वही वॉल्यूम हमारा होगा सैचुरेटेड कंडीशन का। यानी कि अभी तक यहाँ पर वॉल्यूम में कोई चेंजिंग नहीं आई है, ठीक है। यदि आप इस कंडीशन में, इसी कंडीशन में अगर आप वाटर और ऐड करते हो तो यहाँ पर क्या होगा, सॉइल का जो वॉल्यूम होगा वो इंक्रीज होना शुरू होगा, ठीक है। ये आपकी वो सॉलिड कंडीशन है, सॉलिड कंडीशन इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। इसमें आपने और वाटर ऐड कर दिया,
तो जब और वाटर ऐड कर दोगे तो ये क्या काम करेगा, वाटर कंटेंट बढ़ाने पर ये सोइल के वॉल्यूम को भी बढ़ा देगा। ठीक है, तो यहाँ से वाटर कंटेंट अगर बढ़ेगा तो ये सोइल के वॉल्यूम को भी क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा। तो मतलब ये हुआ कि सैचुरेशन के बाद सोइल का वॉल्यूम बढ़ना स्टार्ट होता है, यहाँ तक सोइल के वॉल्यूम में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। मतलब ये हुआ कि जो ये तीन कंडीशन है, तीनों ही कंडीशन में हमारा जो सोइल का वॉल्यूम है कांस्टेंट रहता है। आफ्टर सैचुरेशन कंडीशन, सैचुरेशन कंडीशन के बाद सोइल का वॉल्यूम इंक्रीज होता है। ठीक है, तो इसको हम ये कह सकते हैं कि हाई सैचुरेटेड सोइल है या सुपर सैचुरेटेड सोइल, सुपर सैचुरेटेड सोइल, हाई सैचुरेटेड बोल सकते हो या सुपर सैचुरेटेड सोइल बोल सकते हो। ठीक है, तो मतलब ये है कि सैचुरेशन के बाद ही वो सोइल का वॉल्यूम इंक्रीज होता है, इंक्रीज। अब आप ये कह सकते हो कि ये सोइल सैचुरेटेड कंडीशन में है, तो मतलब ये हुआ कि इसके लिए S का मान 100% होगा। बताओ होगा या नहीं होगा? 100% का मीनिंग आप जानते हो, 100% का मीनिंग क्या होता है, 1, यानी कि S की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 1 है। तो आप ये कह सकते हो कि सोइल का वॉल्यूम तब इंक्रीज होता है जब सैचुरेटेड, डिग्री ऑफ सैचुरेशन 100% हो चुका हो, जब यानी कि सैचुरेटेड कंडीशन के आफ्टर ही सोइल का वॉल्यूम इंक्रीज होता है। ठीक है दोस्तों, तो याद रखोगे सोइल का जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज किसके आफ्टर होगा, सैचुरेशन सोइल के आफ्टर ही सोइल का वॉल्यूम इंक्रीज होता है। यानी कि ये दूसरी कंडीशन में आपसे ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, ये आपसे क्वेश्चन पेपर में आ भी चुका है कि जो सोइल वॉल्यूम इंक्रीज होता है आफ्टर श्रिंकेज लिमिट या एट श्रिंकेज लिमिट या आफ्टर सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट का भी एक डायग्राम पढ़ेंगे, ठीक है, उस डायग्राम आपको समझाऊंगा कैसे हुआ है ये। तो आप याद रखो कि सैचुरेशन कंडीशन उसको बोलते हैं जिसका डिग्री ऑफ सैचुरेशन 100% हो। तो जब डिग्री ऑफ सैचुरेशन 100% होगा उसके बाद अगर आप वाटर ऐड करते हो तो सोइल का वॉल्यूम भी इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो ये तीन कंडीशंस आपको याद रखनी है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ, हमारे पास जो अटरबर्ग है इन्होंने कहा कि सोइल की कुछ कंडीशंस होती हैं। ठीक है, अटरबर्ग साहब जो थे हमारे अटरबर्ग, इन्होंने कहा कि सोइल कुछ कंडीशन में होगी, जैसे कि नंबर 1 सॉलिड स्टेट, फिर यदि आप उसमें थोड़ा वाटर कंटेंट ऐड करते हो तो वो सॉलिड स्टेट को रिमूव करके या लेफ्ट करके पहुंच जाएगी आपकी सेमी सॉलिड स्टेट, सेमी सॉलिड स्टेट। फिर उन्होंने कहा कि इसके बाद ये चली जाती है आपकी प्लास्टिक स्टेट। फिर उन्होंने कहा इसके बाद ये पहुंच जाती है लिक्विड स्टेट। तो अटरबर्ग के अनुसार, अटरबर्ग के अकॉर्डिंग जो सोइल की कंडीशन, सोइल के जो स्टेट होते हैं, 4 प्रकार के स्टेट होते हैं, सॉलिड स्टेट, सेमी सॉलिड स्टेट, प्लास्टिक स्टेट और लिक्विड स्टेट। ये 4 प्रकार के स्टेज होते हैं। अब इन स्टेज का बिहेवियर कैसा रहने वाला है एक ग्राफ के रूप में समझते हैं दोस्तों। ठीक है, यहां तक समझ में आया होगा। तो देखना एक ग्राफ के रूप में कैसे समझते हैं। यहाँ पर ये हमने मान लिया कि जो हमारे y एक्सिस है, y एक्सिस और एक ये होती है x एक्सिस। y एक्सिस पर हम इधर कंसीडर कर लेते हैं वॉल्यूम ऑफ सोइल, सोइल का वॉल्यूम कंसीडर कर लिया जाता है, और x एक्सिस पर कंसीडर कर लिया जाता है वाटर कंटेंट, पानी कितना आप मिलाते हुए जा रहे हैं, वाटर कंटेंट एक्स एक्सिस पर। ठीक है, अब आपके पास स्टार्टिंग में जो सोइल है वो एक सॉलिड स्टेट में है। स्टार्टिंग में जो सोइल है वो एक सॉलिड स्टेट में है। सॉलिड स्टेट का मीनिंग क्या है? सॉलिड स्टेट का मीनिंग ये हुआ कि एक पर्टिकुलर वाटर कंटेंट पर, यानी कि जिसमें वाटर कंटेंट लगभग एक बिल्कुल सीमित है, फिक्स है, ड्राई कंडीशन है। ड्राई कंडीशन होगी तो उसमें जो ऐसे स्ट्रेट लाइन को, एक कांस्टेंट लाइन को शो करेगा ग्राफ। ठीक है, ये सॉलिड स्टेट का जो ग्राफ होगा जहां तक वॉल्यूम में कोई इंक्रीजिंग नहीं आ रही है, सॉलिड स्टेट में है, तो एक
आप कह सकते हो कि जीरो वाटर कंटेंट पर जो सॉइल है वो क्या है, सॉलिड स्टेट में है। यदि अब इसके बाद आपने बताया कि जो सॉलिड स्टेट था ये क्या में चला गया, ये आपका पहुंच गया सेमी सॉलिड में। सेमी सॉलिड के बाद आपको कंडीशन मिलेगी प्लास्टिक स्टेट। इसके बाद आपको कंडीशन मिली यहाँ पर लिक्विड स्टेट। तो ये कैसे मिली होगी, अगर आप सॉलिड स्टेट में वाटर कंटेंट राइज करते हो, वाटर कंटेंट थोड़ा मिलाते हो, तो आप जानते हो कि जब सॉलिड स्टेट में हम वाटर कंटेंट मिलाएंगे तो इसमें क्या होगा, पार्टिकल जो होंगे सॉइल के वो क्या होंगे, अपने साइज को इंक्रीज करेंगे, नमी के कांटेक्ट में, मॉइस्चर कांटेक्ट में आने पर हमें फूलते हैं, स्वेलिंग हम करेंगे, जिससे क्या होगा, सॉइल का वॉल्यूम इंक्रीज होगा। तो मतलब ये होगा कि अब इसके बाद जो ये ग्राफ जाने वाला है, क्योंकि सेमी सॉलिड से फिर ये प्लास्टिक में जाएगा, प्लास्टिक से लिक्विड बन जाएगा, तो अभी तक क्या होगा, वॉल्यूम इंक्रीज ही होने वाला है। तो ये ग्राफ अब इसमें ऐसे राइज करेगा, ये ग्राफ अब इसमें ऐसे राइज करना है। और यहाँ पर जो ये स्टेट मिला है आपको, ये सेमी सॉलिड, यानी कि अगर हमने इसमें सॉलिड में वाटर कंटेंट राइज किया तो वो अपनी सॉलिड स्टेट को छोड़कर सेमी सॉलिड में पहुंच जाएगा। और यदि सेमी सॉलिड में हम और वाटर कंटेंट ऐड करते हैं तो वो प्लास्टिक स्टेट में चला जाएगा, और इसमें अगर हम और वाटर कंटेंट ऐड करते हैं तो सॉइल आपकी लिक्विड स्टेट में चली जाएगी। तो यह मतलब ये हुआ कि आप वाटर कंटेंट ऐड करते जा रहे हो, सॉइल का वॉल्यूम भी इंक्रीज होता हुआ यहाँ पर जा रहा है। ठीक है, ये तो आपको यहां से पता लग रहा है फाइनली, ये जो लास्ट में हमें ये जो स्टेट यहाँ पे मिलता है दोस्तों, इस स्टेट को, इस लिमिट को कहा जाता है लिक्विड लिमिट, जिसको हम WL के रूप में डिनोट करते हैं। तो LL भी बोल सकते हैं इसको, और WL भी कहा जाता है, लिक्विड लिमिट। ठीक है, लिक्विड लिमिट, ये जो प्लास्टिक स्टेट है, प्लास्टिक स्टेट की जो ये लिमिट है इसको कहा जाता है प्लास्टिक लिमिट, PL, इसको हम WP के रूप में शो कराते हैं। और ये हमारी लिमिट कहलाती है यहाँ पर, सॉरी दोस्तों एक मिनट, ये जो लिमिट होगी, ये लिमिट हमारी यहाँ पर कहलाएगी लिक्विड लिमिट, जिसको हम WL से शो करेंगे। ये हमारी लिमिट कहलाएगी प्लास्टिक लिमिट, जिसको हम WP से शो करेंगे। और ये लिमिट हमारी यहाँ पर कहलाएगी श्रिंकेज लिमिट, जिसको WS से शो करेंगे। ये आपको याद रखने हैं। अब ये श्रिंकेज लिमिट क्या है, ये श्रिंकेज लिमिट वह है जिस पर सैचुरेशन, डिग्री ऑफ सैचुरेशन कितना है, 1% है या 100% है, यानी कि 1 है। जब डिग्री ऑफ सैचुरेशन आपके पास 100% हो, उसी के आफ्टर सॉइल का वॉल्यूम इंक्रीज होता है। तो आप देख रहे हैं कि अब अगर यहाँ पर आप डिग्री ऑफ सैचुरेशन की बात करें तो यहाँ पर डिग्री ऑफ सैचुरेशन 1 से ज्यादा होगा, ठीक है, यहाँ उससे ज्यादा होगा, ऐसे ही इंक्रीज होता हुआ चला जाएगा। ठीक है, तो मतलब ये हुआ कि आपको याद रखना है कि वॉल्यूम में इंक्रीजिंग कब होता है, वॉल्यूम में इंक्रीजिंग तब होगा जब डिग्री ऑफ सैचुरेशन 100% हो या 1 होता है, तब वॉल्यूम इंक्रीज होता जाता है, वॉल्यूम बढ़ता चला जाता है। ठीक है, ये क्लियर। अब ये जो सेमी सॉलिड प्लास्टिक लिक्विड आपको मिले हैं, जिनका नाम आपने दिया है श्रिंकेज लिमिट, प्लास्टिक लिमिट और लिक्विड लिमिट, ये क्या होता है, इनके भी कुछ डेफिनेशंस हैं, ये आप याद रखोगे। इसके बाद टेस्टिंग वर्ड हम यहाँ पर शुरू करेंगे। अच्छा, एक चीज और, आपने देखा कि इसमें हमने वाटर कंटेंट ऐड किया तो सेमी सॉलिड में चला गया, इसमें और वाटर कंटेंट ऐड किया तो प्लास्टिक में चला गया, और इसके बाद ये लिक्विड स्टेट में चला गया। ठीक है, इससे क्या होता है, ये पूरा बिहेवियर कंसिस्टेंसी को शो कर रहा है, सॉइल की कंसिस्टेंसी को शो कर रहा है ये पूरा बिहेवियर। तो अटरबल लिमिट्स बोल सकते हो या कंसिस्टेंसी ऑफ सॉइल बोल सकते हो, एक ही बात है। अटरबल लिमिट्स को कंसिस्टेंसी ऑफ सॉइल के रूप में भी पढ़ा जाता है, कंसिस्टेंसी ऑफ सॉइल के रूप में भी अटरबल लिमिट्स को पढ़ा जाता है, क्योंकि ये सॉइल अपने वॉल्यूम में परिवर्तन ला रही है, ये परिवर्तन लाना है, इसका ये बिहेवियर ही कंसिस्टेंसी को शो करेगा। ठीक है, ये अब जैसे जैसे इसको दूर ले जा रहे हैं वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, यानी कि सॉइल के जो पार्टिकल जो आपस में जुड़े हुए थे, जो वो एक सॉलिड स्टेट में आपके पास थे, इनमें वाटर कंटेंट के कांटेक्ट में या आने पर दूर दूर होते हुए जा रहे हैं।
ठीक है, दूर दूर होते हुए जा रहे हैं, जिसको अगर पार्टिकल दूर दूर हो जाएंगे तो उनको कंप्रेस करना भी इजी हो जाएगा। कुछ पॉइंट्स हम इस जब यहाँ पे आएंगे, इसका टेस्टिंग पढ़ेंगे, यहाँ आपको समझाऊंगा। ठीक है, ये अभी ये जो लिक्विड स्टेट है ये एक ऐसा स्टेट हो जाता है फाइनली जिसके बाद सोइल का वॉल्यूम एक तरीके से कांस्टेंट हो जाएगा। सोइल का जो शियर स्ट्रेंथ है वो कांस्टेंट हो जाएगी। शियर स्ट्रेंथ सोइल की कांस्टेंट हो जाती है, क्योंकि लिक्विड लिमिट एक ऐसी कंडीशन है जब सोइल के पार्टिकल एक दूसरे से काफी दूर हो जाते हैं। तो यहाँ पर आने पर सोइल का जो वॉल्यूम है, सोइल का जो शियर स्ट्रेंथ है दोस्तों, लिक्विड लिमिट के आफ्टर सभी सोइल की शियर स्ट्रेंथ कांस्टेंट हो जाती है। ठीक है, ये वर्ड अभी हम पढ़ेंगे। इसमें आप छोटी छोटी डेफिनेशन लिख सकते हो श्रिंकेज लिमिट की। ये श्रिंकेज लिमिट क्या है, डेफिनेशंस के रूप में यह एग्जाम में आपसे क्वेश्चंस में पूछी जाती हैं कि श्रिंकेज लिमिट क्या है। तो दोस्तों श्रिंकेज लिमिट किसे कहेंगे कि एक श्रिंकेज लिमिट एक वह वाटर कंटेंट है जिससे अधिक वाटर कंटेंट बढ़ाने पर सोइल के वॉल्यूम में इंक्रीज हो जाए। वह वाटर कंटेंट जिससे सोइल के वाटर कंटेंट को बढ़ाने पर सोइल के वॉल्यूम में इंक्रीज हो जाए। ठीक है, याद रखना कि वह वाटर कंटेंट जिससे अधिक वाटर कंटेंट बढ़ाने पर सोइल का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाए। ठीक है, सोइल का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाए एंड जिस पर सोइल का वॉल्यूम इंक्रीज, जिस वाटर कंटेंट को सोइल का वॉल्यूम इंक्रीज हो गया एंड उस वाटर कंटेंट से कम वाटर कंटेंट करने पर, अब हम उस वाटर कंटेंट से वाटर कंटेंट कम कर रहे हैं और उसके कम करने पर सोइल के वॉल्यूम में कोई चेंजिंग ना हो। ठीक है, और उस वाटर कंटेंट से कम वाटर कंटेंट करने पर सोइल के वॉल्यूम में कोई चेंजिंग ना हो तो उसको हम क्या कहेंगे, श्रिंकेज लिमिट कहेंगे। ये सोइल के वॉल्यूम में कोई चेंजिंग ना हो, ये एक लाइन एग्जाम में बहुत पूछी जाती है कि उस वाटर कंटेंट को क्या कहेंगे जिससे कम वाटर कंटेंट करने पर सोइल के वॉल्यूम में कोई चेंजिंग ना आती हो, कोई परिवर्तन ना हो, उसको हम क्या कहते हैं, श्रिंकेज लिमिट कहते हैं। याद रखोगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है ये प्लास्टिक लिमिट। प्लास्टिक लिमिट क्या है कि हमने यहाँ पर और वाटर कंटेंट ऐड किया, और वाटर कंटेंट, वह वाटर कंटेंट जिससे अधिक वाटर कंटेंट बढ़ाने पर सोइल प्लास्टिक स्टेट में चली जाती हो, उसको प्लास्टिक लिमिट कहेंगे। और इसमें हमने और वाटर कंटेंट बढ़ाया तो एक कंडीशन ऐसी आएगी कि सोइल लिक्विड की तरह बिहेव करने लगेगी। ठीक है, और उस वाटर कंटेंट पर सोइल का जो स्टेट होता है उसी को हम लिक्विड लिमिट कहते हैं। आफ्टर लिक्विड लिमिट शियर स्ट्रेंथ ऑफ ऑल सोइल आर कांस्टेंट। ठीक है, लिक्विड लिमिट के बाद सभी सोइल की शियर स्ट्रेंथ कांस्टेंट होती है, ये भी आप याद रखोगे। ठीक है, तो ये इसकी कुछ डेफिनेशन थी श्रिंकेज लिमिट की, प्लास्टिक लिमिट की और लिक्विड लिमिट की, जो कि आपको याद रखनी है। ठीक है, अब हम इसी को पढ़ते हैं, ये क्या होता है। मैंने आपको बताया यहां पर कि सेम शियर स्ट्रेंथ ऑफ स्मॉल मैग्नीट्यूड, ये एक ऐसी स्टेट है जिस पर स्मॉल मैग्नीट्यूड की, मतलब बहुत ही कम मान की शियर स्ट्रेंथ सेम रहती हो। और याद रखना लगभग 2.7 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर वैल्यू होती है सभी सोइल की शियर स्ट्रेंथ की आफ्टर लिक्विड लिमिट। लिक्विड लिमिट के बाद सभी सोइल की जो शियर स्ट्रेंथ है लगभग 2.7 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कंसिडर की जाती है। ठीक है दोस्तों, आप यहां पर देख सकते हो कि जो मैक्सिमम वाटर कंटेंट आपको मिल रहा है, क्योंकि यहां पर तो भाई कांस्टेंट हो गया, इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि मैक्सिमम वाटर कंटेंट आपको किन लिक्विड लिमिट या किन लिमिट के बिटवीन आपको मिलता है। तो याद रखना हमारे पास जो ये प्लास्टिक लिमिट और लिक्विड लिमिट जो होती है, प्लास्टिक लिमिट और जो ये लिक्विड लिमिट होती है, इनके बिटवीन जो वाटर कंटेंट होता है वही हमारा क्या होगा, मैक्सिमम वाटर कंटेंट। तो आपको याद रखना है
मैक्सिमम वाटर कंटेंट। ये क्वेश्चन आता है कि किन किन के बीच वाटर कंटेंट मैक्सिमम होता है, तो प्लास्टिक लिमिट और लिक्विड लिमिट में के बीच जो वाटर कंटेंट था वही हमारा मैक्सिमम वाटर कंटेंट को शो करता है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद इनका एक सीरियल भी पूछ ले आता है, यहाँ पर ये कुछ क्वेश्चन बता रहा हूँ, उसके बाद फिर हम डायरेक्टली लिक्विड लिमिट पे आते हैं कैसे निकालते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है वो भी। इसके बाद इसमें एक सीरियल पूछ ले आता है कि इन तीनों का सीरियल बताइए क्या होता है, ठीक है। इन तीनों का सीरियल आपको बताना है। तो आपको याद रखना है कि लिक्विड लिमिट सबसे ज्यादा होती है प्लास्टिक लिमिट से और श्रिंकेज लिमिट से, यह आपको याद रखना है। या फिर आप इनके सिंपल के अकॉर्डिंग लिख सकते हो, लिक्विड लिमिट ग्रेटर प्लास्टिक लिमिट ग्रेटर श्रिंकेज लिमिट, ठीक है। सबसे ज्यादा लिक्विड लिमिट, उससे कम प्लास्टिक लिमिट, उससे कम श्रिंकेज लिमिट, ये इनके एक सीरियल होता है जो कि आपको याद रखना है, ठीक है फ्रेंड्स। अब नेक्स्ट हम ये देखते हैं कि जो लिक्विड लिमिट है हमारा ये कैसे मेजर किया जाता है, इसका मेजरमेंट कैसे करते हैं ये आपको देखना है। अच्छा, यहाँ पर ये दिखाई नहीं दे रहा कैमरे में, मैं इसको दोबारा लिख देता हूँ। ये जो आपका प्लास्टिक और लिक्विड लिमिट है, यहाँ पर हेयर मैक्सिमम वाटर कंटेंट, यहाँ पर जो वाटर कंटेंट आपको मिलेगा वो मैक्सिमम होता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। तो देखोगे दोस्तों, लिक्विड लिमिट का डेफिनेशन जो हम पढ़ रहे हैं, इसके कुछ डेफिनेशंस के रूप में जाना जाता है। मैक्सिमम वाटर कंटेंट अप टू विच सोयल शो प्लास्टिक स्टेट। ये कह रहा है कि यह वह अधिकतम वाटर कंटेंट तक, मैक्सिमम वाटर कंटेंट तक जिस पर सोयल प्लास्टिक स्टेट को शो करती है, वह लिमिट में हमारी क्या कहलाएगी, लिक्विड लिमिट। मिनिमम वाटर कंटेंट आफ्टर विच सोयल इज इन लिक्विड लिमिट। वह ये कह रहा है कि वह मिनिमम वाटर कंटेंट जिसके बाद सोयल लिक्विड स्टेट की तरह कार्य करती है। लिक्विड लिमिट के बाद, यानी कि वाटर कंटेंट के बाद लिक्विड लिमिट आ रही है, तो उससे पहले कौन सी रही होगी, लिक्विड लिमिट, ठीक है। लिक्विड स्टेट को शो करने से पहले लिक्विड लिमिट को शो करेगी। मिनिमम वाटर कंटेंट एट विच बिफोर सोइल स्टार्ट द फ्लो। ये कह रहा है कि वह वाटर कंटेंट जिस पर होने से पहले सोइल फ्लो करना स्टार्ट कर देती है, तो वो भी हमारी क्या होगी, लिक्विड लिमिट। अब इसका टेस्टिंग भी शायद आपने अपने क्लास में किया होगा, ठीक है। कैसे करते थे देखना। इसमें कुछ इस टाइप का एक वर्टिकल अरेंजमेंट होता है, ये इस टाइप का एक वर्टिकल अरेंजमेंट होता है, और ये वर्टिकल अरेंजमेंट दोस्तों एक ऐसे बेस के साथ अटैच रहता है। कुछ इस टाइप का इसमें एक बेस होता है, ये कुछ इस टाइप का बेस इसमें होता है। इसको बोलते हैं दोस्तों हार्ड रबर बेस। हार्ड रबर बेस इसको कहा जाता है। और यहाँ पर इसमें इस बेस के ऊपर यहाँ पर इसमें एक पर्टिकुलर कप लगा रहता है, एक पर्टिकुलर कप लगा रहता है कुछ इस टाइप का। ये कुछ इस टाइप का एक पर्टिकुलर कप इसमें लगा रहता है, ये ठीक है। हम क्या, ये जो कप है ये यहाँ पर एक इस प्रकार के अरेंजमेंट से जुड़ा रहता है कि इसमें एक यहाँ पर हैंडल टाइप लगा रहता है। ये यहाँ पर एक हैंडल टाइप इसमें लगा रहता है, जिसको हम पकड़ कर इजीली रोटेट वगैरह कर सकते हैं। ये होता है यहाँ पर हैंडल, ये ऑपरेटर्स आपने देखा होगा, ठीक है। अब हम क्या काम करते हैं, लिक्विड लिमिट फाइंड करने के लिए, लिक्विड लिमिट फाइंड करने के लिए हम एक इस प्रकार का सोइल पेस्ट यूज करते हैं। याद रखोगे, लिक्विड लिमिट फाइंड करने के लिए हम एक इस प्रकार का सोइल पेस्ट यूज करते हैं जो थ्रो पासिंग 4 to 5 माइक्रोन, जो 425 माइक्रोन से उससे पास हो गया हो, उस सोइल को हम यूज करते हैं। फिर हम क्या काम करते हैं, उसमें थोड़ा वाटर ऐड करते हैं,
ये सोइल हमने ली जो 425 से पास हुआ, उसमें हमने वाटर ऐड किया। वाटर ऐड करने के बाद उनको उसमें हमने उनको अच्छी तरह से मिक्स किया। मिक्स करने के बाद हमने वहां से उनका एक पेस्ट बनाया। जब ये पेस्ट बन जाएगा फिर इस पेस्ट को कप में फिल कर दिया, फिल इन कप। क्लियर? जो पेस्ट बन गया उस पेस्ट को हमने इस कप के अंदर फिल कर दिया। फिर हम क्या काम करते हैं, कप में फिल करने के बाद हम इस कप में एक कट बनाते हैं। ठीक है, मान लो ये कप आपको कुछ इस टाइप का है, या आपने इसमें यहाँ पर सोइल पेस्ट फिल कर दिया तो इसमें यहाँ पर एक इस टाइप का कट बनाया जाता है। ये ऐसे कट बनाया जाता है। ये कट बनाने का भी हमारे पास कुछ कटिंग टूल्स होते हैं जो कि मैं आपको भी बताऊंगा। ये कट हमने बना दिया और यहाँ पर ये पूरा इसमें सोइल है। ये क्या है, यहाँ पर हमारे सोइल फिल है। ये हम ऐसे कट बना देते हैं जिसकी बॉटम विड्थ 2 mm की होती है, याद रखो। तो ये ऐसे कट इसमें हम बना देते हैं। फिर हम क्या काम करते हैं, यहाँ से हैंडल को पकड़कर इसको ऐसे घुमाया जाता है। जब आप इसको ऐसे घुमाओगे तो ये जो कप है यहाँ पर ये अप राइज ये ऐसे, और राइज डाउन फॉल, ये ऐसे यहाँ से करता रहेगा। जब इसको आप घुमाते रहोगे राइज फॉल ये ऐसे करता है। तो मतलब ये थोड़ा इसमें कुछ ये यहाँ से कुछ इस टाइप का अरेंजमेंट इसमें हो जाता है कि ये जब आप इसको रोटेट कराओगे तो ये कप यहाँ से कुछ ऐसे ऊपर पहुंच जाएगा। तो आपको ये भी याद रखना है, लगभग एप्रोक्स इतना राइज कराना है कि ये जो फर्स्ट स्टेज थी इसकी और राइज वाली जो स्टेज है इनके बीच की जो ये वर्टिकल हाइट लगभग 1 सेंटीमीटर होती है। हाइट ऑफ कप, हाइट ऑफ राइज बोल सकते हो, हाइट ऑफ राइज लगभग 1 सेंटीमीटर तक इसको कराते हैं। ठीक है, तो ये ऐसे राइज कराते हैं। और क्वेश्चन है कि कब तक कराएं। ठीक है, इसमें जो इसको आप ऐसे घुमा रहे हो, ये जो ब्लोज इसको बोलते हैं ब्लोज देना। ये जो आप ब्लोज दे रहे हो लगभग 1 ब्लोज इन 2 सेकंड, 2 सेकंड में लगभग 1 ब्लोज दिए जाते हैं। तो लगभग मतलब आप ये कह सकते हो कि 1 मिनट में 30 ब्लोज के करीब इनको दिए जाते हैं। ऐसे घुमाने के लिए हम 30 ब्लोज करीब देते हैं 1 मिनट में, यानी कि 1 ब्लोज इन 2 सेकंड में। ठीक है, तो हम इसको तब तक राइज फॉल कराते हैं जब तक सोइल के शियर फेलियर ऑफ सोइल के कारण ये कट आपस में ना मिलने लगे। जब जाकर जिस ब्लोज पर जाकर ये कट आपस में मिलना स्टार्ट हो जाता है उसी ब्लोज पर हम इसके वाटर कंटेंट के माध्यम से इसकी लिक्विड लिमिट को फाइंड कर देते हैं। ठीक है, तो ये टेस्ट है कि जिस ब्लोज पर जाकर लगभग माना जाता है 25 ब्लोज के करीब माना जाता है कि 25 ब्लोज देने पर जब ये कट आपस में मिल जाता है तो उस वहां पर जो वाटर कंटेंट होता है उसके बेस्ड पर ही उसकी लिक्विड लिमिट को फाइंड कर लिया जाता है। क्लियर? याद रहेगा इतना ये? ठीक है, अब ये जो आपस में हम मिला रहे हैं ठीक है, तो मैं आपको कह रहा हूं कि हम उतने जिस ब्लोज पर जाकर, अब जिस ब्लोज को हमने लगभग ये नाम देते हैं यहां पर कि 25 ब्लोज पर जब ये दोनों का कट आपस में मिलना शुरू हो जाएगा, जब ये कट यहां से मिलना शुरू हो जाता है, आप देख रहे हैं कि ये कट आपस में मिलना शुरू हो जाएगा, ये ऐसे ये कट मिलना शुरू हो जाएगा तो ये मिलते ये ऐसे होता चला जाएगा, यानी कि यहाँ पर ये बंद होता चला जाएगा। तो जो ये बंद होगा, ये मतलब जब कट आपस में जब पूरी तरीके से फिल हो जाएगा, बंद हो जाएगा, तो उस ब्लोज पर जो वाटर कंटेंट होगा उसी के बेस पर ही लिक्विड लिमिट को फाइंड किया जाता है। तो आप ये कह सकते हो कि जब 25 ब्लोज पर 2 mm का कट आपस में मिल जाता है तो वहां पर जो वाटर कंटेंट है वही उसी के बेस पर हम लिक्विड लिमिट को फाइंड करते हैं। ठीक है, अब जो ये एपरेटस हम यहाँ यूज कर रहे हैं दोस्तों, इस एपरेटस को नाम दिया जाता है कैसाग्रांडे एपरेटस, कैसाग्रांडे डिवाइस या एपरेटस, कैसाग्रांडे डिवाइस। ठीक है, क्वेश्चन ये था कि ये जब हम कट बना रहे हैं, मैंने आपको कहा था ये कट किस एपरेटस से बनाते हैं, इसको बनाने के भी कुछ डिवाइस है। ठीक है, कौन सी डिवाइस है देखते हैं, पहले इसको याद रखोगे।
तो देखोगे ये जो कटिंग टूल्स हैं जो कौन कौन से होते हैं हमारे पास, ये देखना कटिंग टूल्स हम यहाँ पर दो कटिंग टूल्स का यूज करते हैं। फर्स्ट कटिंग टूल्स हमारे पास आता है ASTM, अमेरिकन सोसाइटी टेस्टिंग एंड मटेरियल। फुल फॉर्म याद रखोगे, अमेरिकन सोसाइटी टेस्टिंग एंड मटेरियल, ASTM बोलते हैं। और सेकंड हमारे पास आता है कैसर ग्रांडे टूल्स। ये तो दो प्रकार के टूल्स होते हैं जो अभी हम यूज कर रहे थे। कैसर ग्रांडे जो हम ये होता है हमारे पास, ये यूज किया जाता है आपका नॉर्मल फाइन ग्रेन सॉइल के लिए। नॉर्मल फाइन ग्रेन सॉइल जो हमारे पास होती है उस प्रकार की सॉइल के लिए कैसर ग्रांडे टूल्स का यूज किया जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, जब हम ये कट जो बना रहे थे, इसकी जो बॉटम विड्थ है, बॉटम विड्थ कट की जो बॉटम विड्थ है, जो आपको बताया 12 रखी जाती है। और यहाँ पर इसकी जो डेप्थ रखी जाती है, डेप्थ ऑफ कट, ये होती है 8 mm की। ये जो कट आपने बनाया था अभी, ये कट जो आपने बनाया था, ये 2 mm है, ये डेप्थ ये आपकी 8 mm की होती है। और जो इसकी टॉप विड्थ है ये यहाँ पे रखी जाती है 10 mm की। ठीक है, याद रखोगे टॉप विड्थ यहाँ पर 10 mm। ठीक है, जेईई के एग्जाम में बहुत क्वेश्चंस आते हैं इस पर, तो जेईई के एग्जाम के लिए आपका काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, याद रखोगे। ये जो ASTM टूल्स हमारे पास होता है, ASTM टूल, ये ASTM टूल कुछ इस टाइप का होता है। कुछ इस टाइप का ये ASTM टूल्स होता है। इससे जो कट बनाते हैं हम, तो इसकी जो बॉटम विड्थ है, बॉटम विड्थ, ठीक है, यहाँ पर जो बॉटम विड्थ होती है वही हमारे 2 mm हम यहाँ पर भी कंसीडर करते हैं। ठीक है, सेम है। यहाँ पर जो टॉप विड्थ है दोस्तों, माय फ्रेंड्स, जो यहाँ पर टॉप विड्थ होती है, टॉप विड्थ यहाँ पर हम यूज करते हैं 13.5 mm की। एंड माय फ्रेंड्स, यहाँ पर जो डेप्थ है, डेप्थ ये हम यहाँ पर यूज करते हैं 10 mm की। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। दोस्तों फ्रेंड्स, यहाँ पर जो लिक्विड लिमिट है, हम दो मेथड हमारे पास और होते हैं जिनसे हम लिक्विड लिमिट को फ्रेंड्स फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले एक नोट्स याद रखना, अभी इसमें नाम यूज किया था हमने हार्ड बेस रबड़। ठीक है, हार्ड रबड़ बेस और एक होती है सॉफ्ट बेस। तो याद रखना, अगर आप सॉफ्ट बेस यूज करोगे, सॉफ्ट बेस, तो उसमें जो लिक्विड लिमिट होगी फ्रेंड्स, लिक्विड लिमिट वो इंक्रीज हो जाती है। और हार्ड बेस अगर आप यूज करते हो, हार्ड बेस में, तो लिक्विड लिमिट फ्रेंड्स यहाँ पर डिक्रीज हो जाती है, लिक्विड लिमिट डिक्रीज हो जाती है आपकी हार्ड बेस में। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको याद रखना है। बात कर रहे हैं कि जो हमारा लिक्विड लिमिट है, इस लिक्विड लिमिट को दो मेथड हमारे पास होते हैं जिनको हम इसको अदर मेथड से भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो दो मेथड कौन कौन से होते हैं। एक मेथड जिसको कहा जाता है 2 पॉइंट मेथड, 2 पॉइंट मेथड। 2 पॉइंट मेथड के रूप में हम इसको फाइंड कर सकते हैं। मिनिमम आपके पास इस मेथड को यूज करने के लिए 2 पॉइंट होने ही चाहिए। इसमें हम क्या काम करते हैं, हमारे पास नंबर ऑफ ब्लोज भी है, हमारे पास वाटर कंटेंट भी है, हम उनके बिटवीन एक ग्राफ प्लॉट करते हैं, हम उनके बिटवीन एक ग्राफ प्लॉट करते हैं। एक साइड में इसमें हम क्या काम करते हैं, वाटर कंटेंट, ये यहाँ पर अब y एक्सिस के ऊपर वाटर कंटेंट को प्लॉट किया जाता है, और x एक्सिस पर यहाँ पर हम क्या काम करते हैं, लॉग स्केल को प्लॉट करते हैं। लॉग स्केल, ये लॉग स्केल इधर नंबर ऑफ ब्लोज को ही दिखाएगा, नंबर ऑफ ब्लोज, नंबर ऑफ ब्लोज। ठीक है, नंबर ऑफ ब्लोज के बेस पर ही हम यहाँ पर ये नंबर ऑफ ब्लोज, नंबर ऑफ ब्लोज y एक्सिस पर
और वाटर कंटेंट XX लिखो। मैंने कहा कि 2 पॉइंट मेथड, मिनिमम यहाँ पर 2 पॉइंट मेथड 2 पॉइंट होनी चाहिए। मतलब ये हुआ कि मान लो कि कोई नंबर ऑफ ब्लोज आपके पास N1 है। अब N1 नंबर ऑफ ब्लोज पर आपके पास मान लेते हैं कि कोई वाटर कंटेंट है W1, ठीक है। ऐसे ही कोई आपके पास नंबर ऑफ ब्लोज मान लेते हैं कि N2 है और यहाँ पर वाटर कंटेंट है आपके पास ये W2, ठीक है। तो मतलब ये हुआ कि जो वाटर 2 पॉइंट मेथड है, 2 पॉइंट मेथड में हम क्या काम करते हैं, वाटर कंटेंट और नंबर ऑफ ब्लोज के बिटवीन एक ग्राफ बनाते हैं स्लोप का, एक स्लोप ग्राफ बनाता है। यहां से आपको क्या मिलने वाला है, यहां से आपको मिलने वाला है स्लोप ऑफ ग्राफ, एक ग्राफ का स्लोप मिलने वाला है जो कि हम dy/dx के रूप में यहाँ पर शो कर सकते हैं, dy/dx के रूप में। कैसे, तो जब ये पॉइंट आपको यहाँ पर मिलेंगे, इन पॉइंट को आप फाइनली ऐसे मिला सकते हो, ठीक है। तो ये जो कर्व आपको मिल रहा है ये स्लोप ऑफ ग्राफ को किसी भी ग्राफ के स्लोप को शो कर रहा है और इसको हम फाइंड भी इजीली कर सकते हैं। कैसे भाई, आपने कहा N1 ब्लोज पर वाटर कंटेंट W1 है, N2 ब्लोज पर वाटर कंटेंट आपके पास W2 है, ठीक है। तो इनकी कैलकुलेशन के बेस पर हम यहाँ पर स्लोप फाइंड कर सकते हैं। देखो ये जो dy/dx है ये इक्वल हो जाएगा W1 माइनस W2 अपॉन log N2 माइनस log N1, log N2 माइनस log N1, या फिर इसको आप ऐसे लिख सकते हो W1 माइनस W2 अपॉन log N2 अपॉन N1, ऐसे लिख सकते हो। ये स्लोप आपको यहां से मिल जाएगा। फ्रेंड्स, ये जो स्लोप आपको यहां से मिल रहा है ये स्लोप फ्लो इंडेक्स के रूप में जाना जाता है, आल्सो नो एज फ्लो इंडेक्स। फ्लो इंडेक्स के रूप में ये यहां से जाना जा रहा है, फ्लो इंडेक्स। अब क्वेश्चन ये क्रिएट हुआ कि ये फ्लो इंडेक्स क्या है भाई, ये क्या आपको क्या शो करा रहा है। तो फ्लो इंडेक्स फ्रेंड्स सोइल के शेयर स्ट्रेंथ में होने वाले वेरिएशन को आपको शो कराएगा। भाई आप देख रहे हैं कि N1 ब्लोज पर वाटर कंटेंट W1 है, N2 पे वाटर कंटेंट अलग मिला, तो नंबर ऑफ ब्लोज चेंज होने पर वाटर कंटेंट भी चेंज हो रहा है। ऐसे क्या से, ऐसा मतलब ये हो रहा होगा कि इसकी शेयर स्ट्रेंथ पर कुछ ना कुछ इफेक्ट जरूर पड़ रहा होगा, जिस कारण आपको ये अलग अलग पॉइंट यहाँ से मिल रहे हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये कैसे आपको बताएगा ये भी अभी देखते हैं। तो अभी तक इतना याद रखो कि आप कि जो ये स्लोप आपको मिल रहा है इसको किस रूप में जाना जाता है, इसको फ्लो इंडेक्स के रूप में जाना जाता है। यानी कि ये जो कर्व आपको मिला ये कर्व कहलाता है आपका फ्लो कर्व, ठीक है, इसको फ्लो कर्व बोलते हैं। और फ्लो कर्व वेरिएशन ऑफ शियर स्ट्रेंथ को शो करता है। सो द वेरिएशन ऑफ शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल किसके द्वारा, फ्लो कर्व के द्वारा। अभी ये पॉइंट मैं आपको लिखवाऊंगा कि केवल मेथड समझ लो। अब यहाँ से क्या आपको फ्लो इंडेक्स मिल रहा है और ये शियर स्ट्रेंथ के वेरिएशन को शो करा रहा है, शियर स्ट्रेंथ के वेरिएशन को शो करा रहा है, ठीक है। तो देखो आपने यहाँ पे डायरेक्ट फाइंड कर सकते हो, वाटर कंटेंट आपके पास है, ब्लोज आपके पास है और उससे आपने क्या काम किया, फ्लो इंडेक्स निकाल दिया, प्रवाह के इंडेक्स को आपने बता दिया। तो फ्लो किस तरह से हो रहा है, मतलब लिक्विड लिमिट आपके पास यहाँ से आ सकती है, ठीक है। नेक्स्ट मेथड आता है हमारे पास वन पॉइंट मेथड। वन पॉइंट मेथड, तो नेक्स्ट है हमारा वन पॉइंट मेथड, ठीक है। टू डिटरमिनेशन ऑफ लिक्विड लिमिट, लिक्विड लिमिट को अध्ययन करने का वन पॉइंट मेथड है। इसमें एक फॉर्मूला होता है जो कि आपको याद रखना है, लिक्विड लिमिट इनटू 25 की पावर n इजकल टू ये बराबर होता है लिक्विड लिमिट एट n ब्लोज इनटू नंबर ऑफ ब्लोज की पावर कैपिटल है। अब लिक्विड लिमिट हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं, ये हो जाएगा लिक्विड लिमिट या वाटर कंटेंट n ब्लोज पर इनटू n1 अपॉन 25 की पावर n, ये दर्ज गया, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, इजीली लिक्विड लिमिट फाइंड कर सकते हो। यहाँ पर जो ये n है इसको बोलते हैं कांस्टेंट,
और n1 नंबर ऑफ ब्लोज है। इफ इसकी वैल्यू फिक्स होती है, डायरेक्टली एग्जाम पूछी जा सकती है। इफ लिक्विड लिमिट ग्रेटर है 50% से, यदि लिक्विड लिमिट 50% से ज्यादा है तो n आपके पास 0.112 होता है, और यदि लिक्विड लिमिट लेस देन 50% से कम है देन n की वैल्यू 0.092 होती है। ठीक है, ये आप डायरेक्टली याद रख सकते हो। क्लियर फ्रेंड्स। अब ये जो फ्लो कर्व हमने अभी पढ़ा था, लिक्विड लिमिट, ये शो क्या चीज कर रही है, थोड़ा ये समझना। लिक्विड लिमिट कहते किसे हैं, किस चीज को शो कर रही होगी भाई। लिक्विड लिमिट एक ऐसी स्टेट जिस पर शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल एक तरीके से नेग्लिजिबल है, एक तरीके से कांस्टेंट है। ठीक है, यानी कि लिक्विड लिमिट एक स्टेट ऐसी होती है जिस पर सभी सॉइल की शियर स्ट्रेंथ कांस्टेंट हो जाती है, या फिर ये कह दो कि नेग्लिजिबल होती है, नगण्य हो जाती है। ये नगण्य होने का मतलब क्या है, लिक्विड लिमिट का मतलब क्या है, मतलब ये रहा होगा कि यहाँ पर जो सॉइल के पार्टिकल है, सॉइल के पार्टिकल दूर दूर रहे होंगे, जिसमें क्या होगा, यहाँ पर उनके बीच जितना पार्टिकल दूर दूर होंगे वाटर कंटेंट उतना ही बढ़ता जा रहा होगा, वाटर उतना ही ज्यादा आ रहा होगा। वाटर ज्यादा आ रहा होगा यानी कि इसमें पार्टिकल लुब्रिकेंट की तरह कार्य कर रहे होंगे, स्नेक की तरह कार्य कर रहे होंगे। ठीक है, तो मतलब ये है कि लिक्विड लिमिट एक ऐसी स्टेट है जब वॉइड्स काफी ज्यादा मात्रा में है, और वॉइड्स जितने ज्यादा हैं लिक्विड उसके अंदर उतना ही है, पानी उतना ही है। तो मतलब आप ये कह सकते हो कि लिक्विड लिमिट यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, वॉइड्स के। कह सकते हो, नहीं कह सकते भाई, जितने ज्यादा वॉइड्स पानी ही उतना ज्यादा है, तो यानी कि लिक्विड लिमिट वॉइड्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब ये देखो, जिस सॉइल के पार्टिकल बिखरे हुए होते हैं उनको दबाना भी इजी होता है, उनको कंप्रेस करना भी इजी होता है। तो यानी कि ये कह सकते हो कि वॉइड्स भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुए किसके, कंप्रेसिबिलिटी के, संपीड्यता के। ठीक है, कंप्रेसिबिलिटी में पढ़ेंगे, इसमें सॉइल का क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, वहां पर कंसीडर करें। कंप्रेसिबिलिटी यानी कि सॉइल को कॉम्पैक्ट करना, दबाना। तो किसे दबाना, एक डेंस सॉइल और एक आपके पास लूज सॉइल। डेंस तो थोड़ी हार्ड सॉइल, ड्राई सॉइल, इसको दबाना कठिन होगा, और लूज सॉइल जो इसमें वॉइड्स काफी ज्यादा मात्रा में होंगे उसको कंप्रेस करना इजी होगा। तो वॉइड्स जितने ज्यादा, कंप्रेसिबिलिटी भी उतनी ही ज्यादा। तो जब कंप्रेसिबिलिटी और वॉइड्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो अब आप ये कह सकते हो कि लिक्विड लिमिट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हुई, कंप्रेसिबिलिटी के। लिक्विड लिमिट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, कंप्रेसिबिलिटी, क्योंकि भाई लिक्विड लिमिट वॉइड्स के प्रोपोर्शनल है और वॉइड्स प्रोपोर्शनल है कंप्रेसिबिलिटी के। ठीक है, तो ये पॉइंट आप यहां पर याद रखोगे। क्लियर। थोड़ा नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं इसका एक। अब मान लो कि आपके पास एक फ्लो कर्व इस प्रकार का है, ये कोई फ्लो कर्व है आपके पास, ये कोई एक सॉइल का कर्व ये है और कोई सेकंड सॉइल का कर्व ये है। ठीक है, इधर आपका वही वाटर कंटेंट होगा, वाटर कंटेंट, और इधर नंबर ऑफ ब्लोज, नंबर ऑफ ब्लोज। ठीक है, अब ये सॉइल का मान लो ये आपकी फर्स्ट है और ये आपने मान ली सेकंड है। ठीक है, ये या इसको फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड मान लो। आप देख रहे हैं कि इनके नंबर ऑफ ब्लोज यहाँ पर ये रहे होंगे और यहाँ नंबर ऑफ ब्लोज ये रहे होंगे। इसके नंबर ऑफ ब्लोज ये हैं, नंबर ऑफ ब्लोज। और फ्रेंड्स आपकी जो ये सेकंड है या ये फर्स्ट है, इसके नंबर ऑफ ब्लोज की कंडीशन ये है, ये इसके नंबर ऑफ ब्लोज ये रहे होंगे। तो आप यहाँ पर देख रहे हो कि जो हमारे पास फर्स्ट सॉइल है, इसको इसका स्लोप फाइंड करने के लिए हमें कम नंबर ऑफ ब्लोज लग रहे हैं, और 2 का स्लोप फाइंड करने के लिए नंबर ऑफ ब्लोज हमें ज्यादा लग रहे हैं। तो क्या आप बता सकते हो कि फ्लो इंडेक्स किसका ज्यादा रहा होगा, फ्लो इंडेक्स, फ्लो इंडेक्स को IF से डिनोट करते हैं। तो आप यहां ये कह सकते हो कि नंबर ऑफ ब्लोज जिसके नंबर ऑफ ब्लोज कम रहे होंगे वो उसका स्लोप ज्यादा है। आप देख रहे हैं इसका स्लोप ज्यादा है, तो ये स्लोप ज्यादा किसके कारण, नंबर ऑफ ब्लोज पर। तो यानी कि IF1 ग्रेटर है यहाँ पर IF2 से।
IF1 ग्रेटर है IF2 से, ठीक है। अब शियर स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा होगी? ठीक है, बताओ शियर स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा होगी? शियर स्ट्रेंथ यहां पर ज्यादा होगी शियर स्ट्रेंथ ऑफ सोइल हैविंग मोर IF, shear strength of soil will having more IF less, more shear strength of soil having more IF will be less। ये कह रहा है कि shear strength जिसके पास ज्यादा से ज्यादा फ्लो इंडेक्स है उसकी IF क्या होगा? ठीक है दोस्तों, अगर फ्लो इंडेक्स ज्यादा है, ठीक है, तो शियर स्ट्रेंथ उतनी ही क्या होगी? कम होगी। यानी कि यहाँ पर सीधे सीधे आपको रिलेशन मिल रहा है कि फ्लो इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल शियर स्ट्रेंथ ऑफ सोइल। शियर स्ट्रेंथ, फ्लो इंडेक्स और शियर स्ट्रेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं एक दूसरे के, आप याद रखोगे। क्लियर? तो ये था आपका फ्लो इंडेक्स, जो कि आपको याद रखना है। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? फ्लो इंडेक्स, कुछ पॉइंट है याद रखना। फ्लो इंडेक्स इट रिप्रेजेंट rate of change of shear strength with respect to water content। ये वाटर कंटेंट के रेस्पेक्ट में शियर स्ट्रेंथ में होने वाले परिवर्तन की दर को रिप्रेजेंट करता है आपका फ्लो इंडेक्स। ठीक है, बाकी आपको याद रखना है कि फ्लो इंडेक्स शियर स्ट्रेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज का टॉपिक यहीं पर एंड करते हैं। आई होप कि आपको ये लेक्चर अटरबर्स लिमिट्स आपके समझ में आई होगी। ठीक है, कुछ नई बातें आपको यहाँ पर सीखने को मिली होंगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। ठीक है दोस्तों, और अपने अच्छी तरह से नोट्स बनाते हैं। नेक्स्ट है ना, प्रीवियस लेक्चर में आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चन सेडिमेंटेशन एनालिसिस से रिलेटेड कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चंस का एक छोटी सी वीडियो आपको बना के दी थी। ठीक है, आई होप कि आपको पसंद आई हो। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही जब हमारा ये टॉपिक एंड होगा, इस पर भी आपको इनसे कितने इंपोर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं ये भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।